Good morning, class 7th. Hope all are you doing well. Today we will continue our history's third chapter, The Sultans of Delhi, from the topic The Lodi Dynasty. अब से पहले हमने बहुत सारी डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो अब हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। लोधी डायनेस्टी आई थी सैयद डायनेस्टी के बाद, सैयद वंश के बाद जो था लोधी वंश आया। बहलौल लोधी वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। जो बहलौल लोधी था वो पहला सुल्तान था लोधी वंश का। ही अपॉइंटेड लॉयल अफगान नोबल्स एज गवर्नर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस। उसने जो ईमानदार अफगानी थे उन्हें जो था हायर किया एज अ गवर्नर, जो उचित जो मतलब निर्णय थे वो लेंगे उन कामों के लिए। हिज सल्तनत वॉज स्ट्रेच्ड फ्रॉम पंजाब टू बिहार। उसकी सुल्तनत थी वो इतनी बड़ी थी कि पंजाब से बिहार तक फैली हुई थी। आफ्टर हिज डेथ हिज सन सिकंदर लोधी प्रूव टू बी अ वेरी कैपेबल रूलर। अब इस बहलौल लोधी की मौत के बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी बहुत अच्छा शासक कहलाया। ही बॉट जौनपुर एंड बिहार अंडर हिज रूल। उसने बिहार और जौनपुर को भी अपने अंदर ले लिया। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। उसने जो था सब जो जन थे, जो उसकी प्रजा थी, उसके हित के लिए बहुत काम किया। ही वॉज सक्सीडेड बाय इब्राहिम लोधी। उसकी मौत के बाद जो अगला सक्सीडर था वो इब्राहिम लोधी था, जिसने राजवंश संभाला लोधी, जो दिल्ली सल्तनत संभाली। वो लास्ट रूलर था लोधी डायनेस्टी का। इब्राहिम लोधी वाज असेंडेड द थ्रोन इन कॉमन ईरा ऑफ 1517। 1517 में उसने जो थ्रोन था, ही फेल टू गेन द सपोर्ट ऑफ अफगान नोबल्स, क्योंकि जो अफगान नोबल्स थे उनकी सपोर्ट जो थी उसे नहीं मिली थी। फाइनली दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर द रूलर ऑफ काबुल। फाइनली क्या हुआ, जो दौलत खान लोधी था उसने बाबर को इनवाइट किया, जो काबुल का राजा था, टू इन्वेड इंडिया एंड ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी। तो उसने बुलाया कि वो इब्राहिम लोधी को यहाँ से निकाल फेंके और इंडिया पे इन्वेड करे। बाबर विद एन आर्मी ऑफ 10,000 डिफाइटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल। तो बाबर ने 10,000 की सेना के साथ इब्राहिम लोधी को हरा दिया। और पहली बैटल थी पानीपत की, उसमें हराया इसने 1526 में। विद द डिफीट ऑफ इब्राहिम लोधी द दिल्ली सल्तनत फाइनली केम टू एंड। जैसे ही इब्राहिम लोधी को हराया गया उसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का जो अंत था वो आ गया था। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खालजीज एंड तुगलक्स और जो खालजीज थे उनके अंदर किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन या कंसोलिडेशन, दृढ़ीकरण थे, जो वो और जो राज्य न्याय था, वो सभा थी, वो कैसे मैनेज की जाती थी। अ किंगडम एज वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। अब दिल्ली सल्तनत जैसे बड़े साम्राज्य को बहुत सारे अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स और कंसोलिडेटर्स की ज़रूरत थी, गवर्नर्स की ज़रूरत थी राज्य को संभालने के लिए। दे फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स कॉल्ड बंदगन। These slaves were very carefully trained since they were to occupy some of the most important offices in the kingdom. The Sultan trusted and depended heavily upon them. कुछ गुलाम जो थे इनके, जिन्हें बंदगन कहा जाता था, वो बहुत सारी चीज़ें संभालते थे और जो सुल्तान थे वो भी उन पर भरोसा करते थे। द दिल्ली सल्तनत वॉज डिवाइडेड इंटू सूबाज और प्रोविंसेस। जो दिल्ली सल्तनत थी उनको सूबाज में बांटा गया था, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू शिक्स, और फिर उन्हें शिक्स में बांटा गया था आगे सूबास को। ईच सूबा वाज हेडेड बाय मुक्ति और गवर्नर। हर सूबा का एक हेड था जिसे मुक्ति या गवर्नर कहा जाता था, और जो शिख था वो शिकदार द्वारा हेडेड था। द शिक वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू परगनास एंड ईच परगना कंसिस्टेड ऑफ सेवरल विलेजेस। और फिर जो शिक्स थे वो आगे परगनास में बांटे गए थे, और एक परगना के अंदर बहुत सारे गांव जो थे वो आते थे। ईच परगना वॉज हेडेड बाय एमिल। जो परगना को संभालता था वो अमिल कहलाता था। सम इम्पॉर्टेंट पीपल इन द विलेज इंक्लूडेड खत्स, मुकद्दम्स और द लैंड ऑनर्स एंड द पटवारीज और द विलेज अकाउंटेंट। कुछ ऐसे ज़रूरी इंसान थे जैसे पटवारी, जो अकाउंटेंट थे गांव के, जो ये सब संभालते थे। देखो उस समय पे भी कैसे जो था डिवीज़न था कि किस लेवल पे कौन काम करेगा, कितने अच्छे से ये सब मैनेज किया गया था। The Sultanate rulers took great interest in looking after and maintaining their army, as the army helped the Sultan to expand his kingdom and defend it. सुल्तान जो सल्तनत थी, जो सल्तनत
के राजा थे वो आर्मी को एक्सपैंड करने में बड़ी रोज़गार जो मतलब बड़ा इच्छा रखते थे, क्योंकि वो जो आर्मी थी वही उन्हें और राज्य जीतने में और दूसरों को हराने में मदद करती थी। द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इन्फेंट्री और फुट सोल्जर्स, कैलवरी और हॉर्स सोल्जर्स, आर्चर्स एंड एलिफेंट्स। आर्मी में पैदल वाले जो सोल्जर्स थे, घोड़ों वाले, हाथियों वाले और धनुष बाण वाले सोल्जर्स थे। हॉर्सेस वर यूजुअली इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया, अरेबिया से घोड़े जो थे वो मंगाए जाते थे बेसिकली। अलाउद्दीन खिलजी ऑल्सो मेंटेन्ड रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स नोन एज चेहरा। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपने सोल्जर्स का भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करता था जिसे चेहरा कहा जाता था। एंड फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हिज हॉर्सेस नोन एज दग, और वो अपने हॉर्सेस की ब्रांडिंग भी करता था जिसे दग कहा जाता था। The Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandhagan. These Bandhagan were appointed as generals and governors. The patronage of these peoples by the Delhi Sultans also shocked many elites. अभी भी दिल्ली सुल्तान जो बंदगन्स पे भरोसा करते थे उनको बहुत सारे काम असाइन किए जाते थे और उनकी बात को भरोसेमंद माना भी जाता था। Like the earlier sultans, the Khaljis and Tughlaqs appoint military commanders as governors of territories. अब दूसरों की तरह इन्होंने भी गवर्नर्स ऑफ टेरिटरीज जो थे, मिलिट्री कमांड्स थे जो वो चुने। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्तास, देयर होल्डर वॉज कॉल्ड इक्तादर्स। द ड्यूटी ऑफ मुक्तिस वॉज लेड टू मिलिट्री कैंपेन वेयर द सुल्तान नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। इन्हें अपने कामों के बदले में बहुत कुछ जैसे ज़मीन वगैरह दी जाती थी। द मुक्तिस कलेक्टेड द रेवेन्यूज फ्रॉम देयर इक्तास एज सैलरी। तो जो ये होते थे ये रेवेन्यू इकट्ठा करते थे अपनी तनख्वाह के तौर पर। दे ऑल्सो पेड द सोल्जर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और जो ये रेवेन्यूज इकट्ठा करते थे उनमें से ये सोल्जर्स को भी कुछ हिस्सा देते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तिस वर नेसेसरी इफ दे वर असाइंड एज इख्तियाज अ शॉर्ट पीरियड, सो द अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मुक्तिस। अब क्या था, जो स्टेट के जो मतलब रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो मुक्तिस द्वारा चेक किया जाता था। द नोबल्स वर ऑफ तर्किश और अफ़गान ओरिजन। जो नोबल्स थे वो तुर्की और अफ़गान के थे। पावरफुल नोबल्स हेल्ड इम्पोर्टेंट पोजीशंस ऑफ गवर्नर्स एंड कमांडर्स। जो पावरफुल नोबल्स थे उन्हें अच्छी जगहें दी जाती थी, गवर्नर्स और कमांडर्स की जगहें दी जाती थी। द चीफ नोबल्स हेडेड वेरियस डिपार्टमेंट्स। जो चीफ नोबल्स थे, जो उप नोबल्स थे, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को संभालते थे। द वज़ीर वॉज द प्राइम मिनिस्टर। वज़ीर को प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया जाता था। ही केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। वो कितना कर इकट्ठा हुआ और कितना खर्च हुआ उन सब का जो था वो डेटा रखता था। द काजी वॉज द किंग एडवाइज़र एज रिलीजियस मैटर। जो काजी थे वो रिलीजियस मैटर पर सलाह देते थे, धर्म से रिलेटेड सलाह देते थे राजा को। द अरीज़े में मालिक वाज द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ आर्मी। जो आर्मी के मुखिया थे उन्हें अरीज़े में मालिक कहा जाता था। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉड द कलेक्शन एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। तो अब क्या थी, कंट्रोल में आ गए थे सारे रेवेन्यूज। द राइट ऑफ द लोकल चीफ्स टू लिवाई टैक्सेस वर कैंसल्ड। जो लोकल चीफ्स टैक्सेस लेते थे अब वो बंद हो गए थे। दे वर फोर्स टू पे टैक्सेस। अब उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया जाता था। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट अकाउंट्स। क्योंकि अब जो सुल्तान के जो काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो क्या करते थे, उन्होंने ज़मीनों को नापा था और उस हिसाब से कर का जो था हिसाब रखते थे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। 3 तरह के टैक्सेस थे। एक तो प्रोड्यूस जो कल्टीवेशन होती थी उस पर, एक कैटल्स पे जो जानवर पालते थे उन पे, और एक हाउसेस पे घरों पे। तो ये 3 तरह के जो टैक्सेस थे वो लोगों को लगाए जाते थे। लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट कैसे ऐसे थे जो दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं आते थे। It was difficult to control distant provinces. Even rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas for only a short duration. तो जो साम्राज्य से बहुत दूर थे उन पर जो था मेंटेनेंस करना थोड़ा मुश्किल काम था, जिसका सामना अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को भी करना पड़ा था। There is a topic about Ibn Battuta. A 14th century traveler from Morocco, Africa, explained the chieftains sometimes fortified themselves in mountains, in rocky and even in rugged places, as well as in bamboo groves.
The chieftains live in these forests which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for the within, that is rainwater, which collects there. Hence they cannot be subdued, expected by powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared instruments. तो इन्होंने कुछ बताया है कि जंगलों की मेंटेनेंस कैसी थी, वहाँ पानी कैसा था, कैसे रहा जाता था, जानवर कैसे थे. सो इब्ने बतूता बेसिकली एक ट्रैवलर थे जो मोरक्को अफ्रीका से आए थे. यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद बिन तुगलक का. दिल्ली वाज अटैक्ड ट्वाइस. Against sudden invasion, Alauddin Khalji raised a large army. The Sultanate was cast in early years of Muhammad bin Tughlaq. The Mongol army was defeated. Confided the strength of his army and resources और plan attack taxonomy है, therefore raised a large standing army. तो दोनों ने जो बहुत बड़ी आर्मी बनाई. उसके अलावा अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिसन टाउन नेम्ड सीरी फॉर हिज सोल्जर्स. उसने एक नया शहर अपने सोल्जर्स के लिए बनाया जिसे सीरी कहा जाता था. Rather than constructed a new garrison town, the oldest of the four cities of Delhi was emptied of its residents and the soldiers stationed there. The residents of the old city were sent to new capital of दौलताबाद in the south. तो इन्होंने जो पहले रह रहे थे उन्हें दौलताबाद भेज दिया और वहाँ पर जो थे सोल्जर्स रहने लगे. The soldiers had to fed. This was done through the produced collected as tax from lands. तो जो खाना वाना था वो लैंड का जो टैक्सेस से आता था. तो यहाँ पे भी सेम था. जो सोल्जरों का खर्चा था वो भी टैक्स के द्वारा ही चलाया जाता था. द सोल्जर्स हैड टू पेड. अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरी इन कैश. तो जो अलाउद्दीन के टाइम पे सोल्जर्स को सैलरी थी वो कैश में दी जाती थी. मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो पेड बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइसेस ही यूज्ड अ टोकन करेंसी. तो उन्होंने एक चीप करेंसी, टोकन करेंसी जो थी इनके लिए चलाई थी. Alauddin administrative measures were quite successful. Chronicles praised his reign for its cheap prices and efficient supplies of good in the market. मोहम्मद बिन तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलियर. लेकिन अगर यही जो मेजर्स थे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए थे वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए थे. हालांकि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो चलाए गए थे वो कामयाब हुए थे, तो वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं हुए थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे चलाए गए थे. तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस दिया हुआ है हमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में कि कैसे उन्होंने आर्मीज रेज करी, कितनी बार अटैक हुआ, किस तरह से खाना देते थे, सोल्जर्स को सैलरी कैसे देते थे. तो कुछ बेसिक से डिफरेंस है दोनों के टाइम के. जब दोनों दिल्ली की सुल्तनत थे तो दोनों के टाइम पे क्या क्या होता था. और आगे हमें कुछ केस स्टडीज़ भी दी हुई हैं बेटा जो आप रीड कर चुके हैं पीछे. उन्हें दोबारा केस स्टडीज़ के फॉर्म में दिया गया है कि द तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तुगलक साम्राज्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है. सो बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली के जो राजवंश थे. बहुत सारे राजवंशों ने दिल्ली पर राज किया. स्लेव डायनेस्टी, ये तुगलक थे, हमारे लोधी डायनेस्टी थी, खालजी डायनेस्टी थी. जो इतने सारे वंश थे, कौन कब तक रहा, किस राजा ने क्या किया, तो हमने ये सब पढ़ा. सो रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर. जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें. ओके.